नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा, अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन क्लास में आपका सेकेंड सेमेस्टर में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सुचारू रूप से शिक्षण कार्य चलना था वह अवरुद्ध हो चुका है, क्योंकि यह एक आज पूरी दुनिया में आप लोगों को पता होगा वैश्विक महामारी है। कोरोना 19 कोविड के नाम से एक वायरस पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर चुका है। इस कारण से लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रह करके अपना जीवन बिता रहे हैं। तो इस कार से आपकी पढ़ाई जो अवरुद्ध हो रही थी उसको ध्यान में रखकर शासन ने ये आदेश जारी किया कि बच्चों का शिक्षण कार्य अवरुद्ध ना हो, जिसके लिए उसने कहा कि सभी विद्यालय जो है ऑनलाइन बच्चों को शिक्षण कार्य प्रदान करने का जो है उन्हें सेवा दें, ताकि बच्चे अपने शिक्षा से जो है जुड़े रहें और उनका कोर्स भी पूरा हो। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, ये कॉलेज जो है आपके विकास के लिए ऐसा कार्य कर रहा है। आपका दायित्व है कि आप जितनी भी क्लासें जाएं, आप उन्हें जो है अपना दायित्व फर्ज समझ कर उसको ज़रूर जो है आप अडॉप्ट करें, शिक्षा ग्रहण करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे गौरवमय इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जिसका वर्णन स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में वर्णित है। इससे पहले कि इसके अतीत में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लें, ताकि ये बातें समझ में आए कि ये गौरवमयी राज्य तो बहुत होते थे भारत में, लेकिन कई राज्य जब मिलके एक बड़े भूखंड पे कोई राजा एक केंद्रीय व्यवस्था का स्थापना करके राज करे तो उसे साम्राज्य कहा जाता है। तो यहाँ जो है साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। साम्राज्य लिखा गया होगा। भारत में प्रथम साम्राज्य राज्य तो थे, पाटलिपुत्र था, अवधी था, ये था, कौशल था, मगध था, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। लेकिन सभी राज्यों को एक केंद्रीय शासन व्यवस्था के रूप में जो पिरोने का काम किया, एक ऐसे नायक के बारे में पढ़ना है। पहले उसके हम अतीत में जाएंगे। ये नायक का नाम आप तो जानते ही होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। भारत में पहली बार साम्राज्य स्थापना और तिथिवार क्रम से इतिहास की जानकारी भी हमें इस समय से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व, अर्थात उस समय सिकंदर भी हमारे देश में आक्रमण के लिए निकला था, और वो भी पश्चिमी उत्तरी भारत के क्षेत्रों में आक्रमण किया था। पोरस, जो झेलम नदी के तट पे पोरस की उससे भीषण लड़ाई हुई थी, उसमें पोरस हारा भी था। इसके बाद आगे और बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन नहीं बढ़ा। उस समय की कहानी ये इर्द गिर्द की है। तो प्यारे बच्चों, एक वंश था नंद वंश, जिसका संस्थापक था महापद्म नंद। महापद्म नंद एक प्रतापी राजा हुआ करता था। उसके बाद से उस राज्य के और भी राजा हुए, लेकिन उन लोगों ने उतना बड़ा साम्राज्य वो उसकी व्यवस्था के अनुरूप नहीं चला पाए, और इसका जो अंतिम शासक हुआ जिसका नाम था घनानंद, घनानंद जो था वह अंतिम शासक था। उसकी कुछ कमजोरियां हुई, जिसका लाभ आचार्य चाणक्य जो उसका सेनापति हुआ करता था उठा करके और नंद वंश का संहार कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के बदौलत। तो बच्चों, ये नंद वंश के बारे में बताया जाता है कि ये लोग बौद्ध विचारधारा के मतावली थे। ये आडंबर पाखंड
का पुरजोर विरोध करते थे, मानते नहीं थे। स्वेच्छाचारी भी हो गए थे। और वैदिक व्यवस्था का पोषक चाणक्य था, जो अपनी व्यवस्था को कायम करने के लिए राजा से हमेशा उस वैदिक व्यवस्था के बारे में चर्चा पर चर्चा करता रहता था, राजा से लागू करने के लिए भी बातें करता था। तो एक बार राजा को क्रोध आ गया उसकी बात को लेकर के, और उसने उसको अपने राज्य से बाहर कर दिया, अर्थात राज्य निकाला कर दिया। अब आचार्य चाणक्य पुरोहित पंडित जो था, उसके मन में एक ज्वाला भड़कने धधक रही थी, और उसने कसम खा लिया कि जब तक मैं नंद वंश का या घनानंद का अंतिम रूप से संहार नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इस कहानी में प्रतिशोध की बदला याग इतिहास के एक सबक मिलती है कि अगर इतिहास किसी को प्रेरणा देती है, सीख देती है, किसी को अपने जीवन में किसी से प्रतिशोध लेना होता है तो कितना इंतजार करना पड़ता है, क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं उसके जीवन में, और कैसे कैसे उसको सहन करते हुए आगे बढ़ते हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति पे जाना होता है। तो ये हिसाब से कहिए तो ये अपने आप में एक प्रेरणादायक जो है कहानी है, इतिहास है। तो इस प्रकार से जब उसको निकाल दिया तो एक बार आचार्य चाणक्य जंगल से होकर गुजर रहा था, तो वहाँ पर कुछ भेड़ी के चरवाहे बच्चे आपस में जो है राजा और प्रजा का किरदार निभा रहे थे। अर्थात एक ऊंचा टीला सा स्थान था, उस पर चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो बच्चा ही था, बैठा हुआ था, और उसके दोनों बगल फरियादी बैठे हुए थे। वह राजा का एक व्यक्तित्व धारण किए हुए दोनों की फरियाद को सुन रहा था। उसकी बात को सुन करके चाणक्य ने देखा कि इसके अंदर वे गुण विद्यमान है जो आगे चल करके मेरे काम में यह बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है। तो इसलिए उसने उन पाल वंश के लोगों से चंद्रगुप्त मौर्य को 100 सोने के सिक्के दे करके उन्हें खरीद लेता है। लेकिन ये मौर्य वंश एक शब्द आ रहा है कि मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये पाल लोगों से खरीदा तो मौर्य कैसे हो गया। प्यारे बच्चों, उस समय मोर पालने वाले लोगों की भी संख्या थी। मोर जैसे लोग पशुपालन करते हैं, तो उस समय एक जाति विशेष के लोग थे जो मोर पालने का काम करते थे। उनका भी क्रय विक्रय होता था, उनके पंखों का अधिक मांग था, क्योंकि आप अगर महाभारत में देखे होंगे तो कृष्ण जी के सिर पे, मुकुट पे मोर के पंख लगे होते हैं। इस प्रकार से उस समय ये बिरादरी के लोग जो थे मौर्य वंश के, उन्हीं का ये पुत्र था। और मौर्य लोग जो है पाल को बेच दिए, पाल जो है चाणक्य को बेच दिए। चाणक्य जो है उसको इतना प्रशिक्षित किया, उसको इतना सशक्त बनाया, उसको इतना बलशाली और दूरदृष्टिता वाला, अर्थात एक फौलाद के रूप में उसे बना करके, और नंद वंश के संहार के लिए जो दिन रात उसके मन में व्याकुलता थी, ज्वाला भड़क रही थी, उसको खत्म करने के लिए उसने जो प्रतिज्ञा किया था, एक दिन ऐसा आया ही वो कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य आक्रमण करने, पहली बार जब आक्रमण करते हैं तो उनको कैदी बना लिया जाता है। लेकिन अंधेरे का लाभ उठा करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद फिर वो आते हैं, तो ऐसी कहानी है कि वो विंध्याचल क्षेत्र में जंगल में रहते थे, और उस विंध्याचल क्षेत्र के जंगल में वे अपना एक छोटा सा छप्पर घर बना रहे थे, खुदाई कर रहे थे मिट्टी की। उसी खुदाई के दौरान उन्हें गड़ा हुआ काफ़ी धन, सोना चांदी, सिक्के मिले। इस प्रकार से उसके पास धन हो गया। उस धन के द्वारा उसने सैनिकों को एकत्रित किया, कुछ राजाओं ने उसकी मदद की। इस प्रकार से उसके पास एक बहुत विशाल सेना हो गई, और उस विशाल सेना को लेकर के नंदवंश का संहार किया। इस प्रकार से नंदवंश का संहार जब हो जाता है तो एक नए युग का शुरुआत होता है, एक नए शासन सत्ता की व्यवस्था होती है, जो भारत में प्रथम बार केंद्रीय शासन व्यवस्था प्रणाली लागू होती है। और एक तिथिवार व्यवस्था तभी से भारत में इतिहास में देखने को मिलता है। इस प्रकार से इस
भारत भूमि पर एक नए साम्राज्य का विस्तार हुआ जिसका नाम है, आप देख रहे होंगे, मौर्यकाल। तो मौर्यकाल जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक राज किया और भारत में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था का जो है शुरुआत हुआ। भारत बंगाल से लेके इधर आपका सौराष्ट्र काबुल तक और इधर दक्षिण भारत उत्तर कंधार तक इसका साम्राज्य विस्तार हो चुका था। तो इस प्रकार से बच्चों, इतने बड़े साम्राज्य में एक केंद्रीय शासन व्यवस्था का शुरुआत पहले हुआ, इसलिए इसे साम्राज्य कहा जाता है। तो आज जो है बस इतना ही, फिर अगली क्लास में इसके बारे में हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के ये जीवन का थोड़ा सा आंशिक घटना था। अब इसके कार्यों के बारे में, इसके नीतियों के बारे में, इसके साम्राज्य के विस्तार के बारे में हम अगले लेक्चर में मुखातिब